प्रोसेस की डेवलपमेंट अडॉप्टेशन के लिए कोई आसान काम नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हम कुदरत को ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुदरती निज़ाम किस तरीके से चल रहा है, और जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं ये कुदरती निज़ाम को ही देख के उसको आगे फिर हम लेके चले हैं। उसके बाद थ्योरीज़ बनती हैं, यानी कि ऑब्ज़र्वेशन की बेसिस के ऊपर थ्योरीज़ बनती हैं, और थ्योरीज़ होती हैं कि हम उस थ्योरी को फॉलो करें और फिर उसके ऊपर हम टेक्निकलिटीज़ देते हैं कि इस थ्योरी को ऑन ग्राउंड अडॉप्ट करने के लिए या उसकी अडॉप्टेशन के लिए टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, और टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने के बाद फिर देखा जाता है साथ ही उसके कि प्रैक्टिकलिटीज़ क्या हैं, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि इन थ्योरीज़ को हम ऑन ग्राउंड अडॉप्ट कर सकें, और फिर डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर, और फिर डिफरेंट सॉइल कंडीशंस के ऊपर, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के ऊपर, और फिर डिफरेंट साइज़ ऑफ फार्म्स के ऊपर, यानी कि कोई छोटा काश्तकार है, कोई बड़ा काश्तकार है, उसके सबको देखते हुए। सो कन्वर्टिंग थ्योरीज इनटू एन ऑन ग्राउंड प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि कन्वर्शन को जो कन्वर्ट करना है वो एक ऑन गोइंग ग्राउंड प्रोडक्शन के ऊपर प्रोसेस है, जिसको हमें बड़े सोच समझ के अडॉप्ट करना पड़ता है। उसके बाद जब एक प्रोसेस को डेवलप कर लिया जाता है तो फिर उसको देखा जाता है कि ये कौन कौन सी क्रॉप रोटेशन के ऊपर ये लागू हो सकता है, और किस तरह की ज़मीनें और किस तरह की जो वाटर एप्लीकेशन है, कहाँ पे पानी फ्लड इरिगेशन हो रही है, कहीं पे बारिशी निज़ाम है, कहीं स्प्रिंकलर है, कहीं ड्रिप लगा हुआ है, उन सारे निज़ामों के तहत क्या हम इसको चला सकते हैं, और फिर उसके वाटर मैनेजमेंट किस तरह की जाएगी ताकि पानी उतना ही पौधों को दिया जाए जितनी के पौधों को ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेसिव वाटर जो होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो होता है पौधे के लिए, वो बहुत ज़्यादा मुज़र होता है। फिर उसको प्रोसेस को डेवलप करने के बाद फिर पायलटिंग, यानी कि छोटे से एरिए में उसको पायलट किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है कि ये ऑन ग्राउंड कंडीशंस में किस तरीके से चलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपस्केल किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 एकड़ से शुरू करके फिर 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ या इससे भी ज़्यादा उसको फिर आप आगे लेके चल सकते हैं। डेवलपमेंट, उसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमें देखना होता है कि इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिनको मैकेनाइज करने की ज़रूरत है, जिनके लिए मशीनें डेवलप करने की ज़रूरत है, और वो सारी मशीनों को फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया जाता है ताकि फार्मर्स के लिए आसानी हो। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है कि कोई छोटा फार्मर है, कोई दरमियाना फार्मर है, कोई बड़ा फार्मर है, तो उन सब के लिए कोशिश की जाती है कि ऐसी मशीनें बन जाएं जो हर फार्मर की परचेजिंग कैपेसिटी के अंदर हों। अब इसके बाद जो सिलसिला आता है आपका कि जी उसको मैनेजमेंट है, उसकी हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग के क्या क्या असूल, क्या पॉइंट्स हम बनाएं कि जो हमारी फसल तैयार हुई है और हार्वेस्ट की है हमने, वो ख़राब ना हो और अच्छे दामों पे हम उसको मार्केट में बेच सकें। उसके बाद ये भी देखा जाता है जो अच्छे फार्मर्स हैं कि जो हमने चीज़ प्रोड्यूस की है उसको किस तरीके से हम बेहतर अंदाज में अगर मार्केट में पेश करें तो हमें ज़्यादा उसमें प्रॉफिट आ सकता है। मसलन आलू है तो आलू की ग्रेडिंग की जाए, आलू को वॉश किया जाए, उसकी अच्छी पैकिंग की जाए। इसी तरीके से फ्रूट हैं और उनको किस तरीके से हम आगे मार्केट में प्रेजेंट करें ताकि उसकी हमें अच्छी प्राइस मिल सके। और इस सब चीज़ों को, निज़ाम को मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को हमने एक ही कहते हैं ना कि देग में डालना है, और उसके लिए फिर सब चीज़ों को आपस में सिंक्रोनाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हमने ये सारा काम साल की, यानी कि पिछले 40-50 साल से ये काम हम कर रहे हैं, और ये एक दिन का काम होता भी नहीं है। इतने साल की
तगोदौ के बाद, सारा साल की टेस्टिंग के बाद एक एक चीज़ को फिर सिंक्रोनाइज़ किया जाता है, उनको आपस में ब्लेंड किया जाता है ताकि हमें एक अच्छा प्रोसेस मिल जाए और वो ऐसा प्रोसेस हो जिसमें फार्मर के लिए बेहतरी हो, ग़िज़ा अच्छी हम प्रोड्यूस कर सकें और कम दामों पे प्रोड्यूस कर सकें और रिस्क फैक्टर्स जो हैं फार्मर के वो भी कम हो जाएं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने ये तगोदौ की और ये पिकनिक का जो प्रोसेस है इसको डेवलप किया। और पिकनिक क्या है? पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, यानी कि कुदरत से हमने सारी चीज़ें सीख के उनको देखा कि हमारे अपने निज़ाम में जो क्रॉप प्रोडक्शन का है उसमें इनको किस तरीके से इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इनको अपने सिस्टम में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि ये खादों और स्प्रे ज़हरों और फिर हल चलाना और पानी की जो मसले हैं उसको किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो ये सारी जो हमारी प्रोसेस है इसको सारी डिटेल से हम बता रहे हैं ताकि फार्मर इससे अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। बायोटर्बेशन विद एंड विदाउट सॉइल फेना। बायोटर्बेशन ये होती है कि आपने जो प्लांट के रेजिड्यूज़ हैं, पौधों के, कपास की छड़ियाँ हैं पीछे खेत के अंदर रह गई हैं, चावल की पराली है, गंदम के नाड़ है या कोई भी मक्की के टांडे हैं, कोई भी चीज़ जो है वो आपने फसल काट ली और उसके बकाया जात जो हैं आपके बेड्स के ऊपर पड़े हैं। तो बेड्स के अंदर वो तब मिक्स होंगे कि अगर हमारा फायोना यानी कि माइक्रोब जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। अगर वो काम नहीं कर रहे तो फिर उसका मिक्स होना सॉइल के अंदर मुश्किल है, बल्कि होता ही नहीं है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए इसी चीज़ को दिखाने के लिए कि जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स हैं वो किस तरीके से आपके जो प्लांट रेजिड्यू है या पौधों के बकाया जाते हैं उसको ज़मीन के अंदर मिक्स करते हैं ताकि एक तो रिसाइकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ज़मीन पल्वराइज हो जाए, ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाए और पौधे जो हैं ज़्यादा सेहतमंद तरीके से ग्रो करें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं बना रहा हूँ आपको, और उसके लिए आप देखिएगा कि बाईं तरफ जो स्लाइड है यानी कि स्लाइड का जो हिस्सा है उसमें उसको गर्म करके उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे उनको मार दिया गया। उसमें थोड़ी सी आप देखेंगे कि फंगस जो है उसके कुछ हिस्से बच गए थे और वो आपको नज़र आएंगे। और दाईं तरफ जो है उसमें हर चीज़, हर वो फायोना यानी कि हर माइक्रोब्स जो है वो मौजूद है, उसमें अर्थवर्म, हर चीज़ जो है वो मौजूद है। और आपको ये स्लाइड दिखाएगी कि किस तरीके से दोनों चीज़ें अमल करती हैं। यानी कि अगर ज़मीन का हल चला चला के ज़मीन को पानी में डुबो के और फिर आपका प्लांट रेजिड्यू पर पड़ा है तो वो किस तरीके से उसको वो मिक्स नहीं होता, वो ऊपर से ही बर्न कर जाता है। और दूसरा जो है वो जहाँ जिसके अंदर हमने जो सॉइल के अंदर निज़ाम है, सॉइल के अंदर माइक्रोब्स हैं उनको बचाया है और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं कुदरती तरीके से। तो ये दोनों साइड बाय साइड आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। शुक्रिया।
जी, अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया तख्लीक की तो ऊंची जगह यानी कि अपलैंड बनाई सब्ज़े के लिए, दरख्तों के लिए, पौधों के लिए, और नीची जगह बनाई पानी और पानी के रहने वाले जानवरों के लिए। हमने अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी बेअक्ली से जो ऊंची जगह थी उसको लेवल करके फ्लड इरिगेशन शुरू कर दी, जिससे निज़ाम है जो है कुदरती निज़ाम था वो सारा ख़राब हो गया। अब हम उसको रिवर्स करने के ऊपर काम कर रहे हैं बहुत अरसे से, और बहुत अल्लाह ताला ने कामयाबी की, क्योंकि कुदरत का निज़ाम जो है उससे बेहतर कोई निज़ाम हो नहीं सकता। और ये एक इतना कम्प्रिहेंसिव और इतना सॉलिड निज़ाम है कि इसमें किसी भी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है अगर हम इस पूरे निज़ाम को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा इशू था वो था ज़मीन को पानी में डूबने से बचाना, और उसके लिए फिर ये बेड्स और फरोज सिस्टम को शुरू किया गया। अब इस वीडियो में मैं इसके आपको फ़वाइद जो हैं वो बताऊंगा कि बेड्स बनाने के फ़वाइद क्या क्या हैं। पहला फ़ायदा इसका ये है कि आप जिस एरिए में या जिस जगह पे आपने फसल को उगाना है वहाँ पे ट्रैक्टर के टायर नहीं चढ़ते, और ट्रैक्टर के टायर ना चढ़ने की वजह से ज़मीन कम्पैक्ट नहीं होती। आपने देखा होगा कि जहाँ से एक दफ़ा ट्रैक्टर गुजर जाता है तो वहाँ पे कोई फसल उगती नहीं है, कम्पैक्शन इतना नुकसान करती है। अब इस तरीक़ा काश्तकारी में यह है कि जहाँ पे हम फसल उगाएंगे वहाँ पे कभी ट्रैक्टर नहीं चलेगा और सिर्फ ट्रैक्टर खेलों में जाएगा। खेलें जो हैं वो ट्रैक्टर चलने के लिए और पानी देने के लिए, और पानी की निकासी के लिए अगर बहुत ज़्यादा बारिशें वगैरह हो जाएं तो उसके लिए। ये इसको कहते हैं कंट्रोल्ड ट्रैफिक, यानी कि एक आपने ली बना दी ट्रैक्टर गुजरने के लिए और ट्रैक्टर इधर उधर हो नहीं सकता। दूसरा इसमें ये होता है कि पानी जो है वो कहीं जाता नहीं है, उसी जगह पे पानी जो है बेड के अंदर जज़ब हो जाता है, और उसकी वजह से फिर एक मुसलसल पौधा जो है उसको वो नमी मिलती रहती है जो उसको ग्रोथ के लिए चाहिए। तो इसका ये एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और फिर पानी, क्योंकि फ्लड नहीं होता, पानी और मिनरल्स का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही डेंस यानी कि गाढ़ा दूध बनता है, कच्ची लस्सी नहीं बनता, और उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन या मिनरल्स की अपटेक होती है वो ज़्यादा होती है और पौधा ज़्यादा सेहतमंद रहता है और उसका इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होता है। उसके बाद जब हम ज़मीन को पानी में डूबने से बचाते हैं तो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं और वो निज़ाम जो कुदरती तौर पे पौधों को खुराक पहुंचाने के लिए या उन मिनरल्स को जो सस्टेनेबल फॉर्म में पड़े हुए हैं उनको अवेलेबल फॉर्म में करने के लिए बनाया गया है, वो अपना काम शुरू करता है। उससे फिर यह है कि हमें किसी किस्म की खादें वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बायोटा जो है ये आपका जो सस्टेनेबल फॉर्म में मिनरल्स पड़े हुए हैं उनको अवेलेबल फॉर्म में करता है, और इसके अलावा जो प्लांट रेजिड्यू होता है उसको भी कम डिकम्पोज करके उसमें सॉइल के अंदर उसका जो मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का एक रेशो है उसको मेंटेन रखता है। उसके बाद ऑर्गेनिक मल्च जो हम उसके ऊपर डालते हैं इसके बेड्स के ऊपर, वो एक और बहुत बड़ा काम करती है। वो है कि ज़मीन का दर्जा हरारत एक ख़ास लेवल के अंदर रखती है, यानी कि तकरीबन आप समझें कि 15 और 30 के दरमियान रखती है, जिसमें हमारे जो बायोटा है वो मरता नहीं है ज़्यादा गर्मी की वजह से, क्योंकि अगर ज़मीन नंगी हो तो दर्जा हरारत ज़मीन का 60-70 सेंटीग्रेड से भी ऊपर चल जाता है, जिससे कोई चीज़ जो है वो ज़मीन के अंदर बच नहीं सकती। और इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो भी सारा बर्न हो जाता है और पानी सारा जो है उड़ जाता है। सो ये इसका ये फ़ायदा भी है। और फिर इसके बाद जो है कि हमें किसी किस्म के हल चलाने की ज़रूरत नहीं है, और ज़मीन में हम जाएंगे
बिजाई करेंगे और बिजाई करके अपना जो है उसके बाद हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और फिर ये जो कुदरती निज़ाम माइक्रोजल फंगी है और वो सारा निज़ाम जो है वो बरकरार हो जाता है। और माइक्रोजल फंगी जो है वो पौधों का और ज़मीन का एक नर्वस सिस्टम है। सो ये एक उसका फ़ायदा है। और अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो उन खेलियों को यूज़ करते हुए हम पानी की निकासी कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम पानी को पौधों से दूर रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जड़ें लंबी होती हैं, क्योंकि जड़ें नमी की तरफ चल जाती हैं। और जड़ें लंबी होने की वजह से पौधा जो है वो एंकरिंग की ज़्यादा बेहतर होती है और वो गिरता नहीं है किसी भी तूफ़ानी सिलसिले में। और इसके अलावा वो ज़्यादा एरिया से अपने मिनरल्स की अपटेक कर सकता है। तो ये सारे फ़वाइद सिर्फ एक हम बेड्स बना दें और बेड्स के ऊपर काश्तकारी करें तो ये सारे फ़वाइद उसके हैं। शुक्रिया। बात अब हम नेक्स्ट सॉइल से पानी की तरफ जा रहे हैं। और पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और ज़्यादातर अक्सर साइंसदान इस बात पे मुत्फिक हैं कि पानी से ही लाइफ ज़िंदगी पैदा हुई। सो हमारी जो स्टडी जो मैंने आपके थोड़ी देर पहले शुरू की एलजी से, तो वो भी पानी में ही पैदा हुई। उससे पहले ज़ाहिर है पानी में कोई जानवर पैदा हुए होंगे, लेकिन जो खुश्की का पौधा जिसने आगे बढ़ोतरी की वो फिर एलजी से शुरू हुआ और माइक्रोहेजल से जो फंगी थी वो उसके को पार्टनर थी और ये आगे सिलसिला चलता रहा। पानी को समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी इफादियत जो है उसका भी मैं बहुत ही तफसील के साथ इसको, क्योंकि तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा उसमें। पानी सॉइल आपने देख लिया और उसके बाद पानी की बात। पानी पहले तो लगाने के क्या तरीके हैं और ये जो डिफरेंट, पहले हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, यानी कि खुला पानी खेत के इर्द गिर्द बन्ने बनाए हुए हैं, टक्की की खाले से पानी आ रहा है और सारी ज़मीन को हमने पानी में डुबो दिया, इसको फ्लड इरिगेशन कहते हैं। और फ्लड इरिगेशन ड्राई फ्लड आने से भी हो जाती है और फिर बॉर्डर इरिगेशन, यानी कि जो हमें बंदे बना के आर्टिफिशली पानी को ट्रैप किया उससे भी आती है। फिर फरो इरिगेशन है, यानी कि खेलियाँ बना के हमने जिस तरह आलू लगता था उस तरीके से हमने ये शुरू किया काम, उसको फरो इरिगेशन कहते हैं। और फिर ये जो बेड इरिगेशन का सिलसिला है ये 2008 में शुरू किया गया। इसके ऊपर ये सारे जो चारों तरीके हैं ये ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन सिस्टम्स कहते हैं, यानी कि ऊंची जगह से पानी नीची जगह को फ्लो करता है, ट्रेवल करता है। सो इसको हम ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें एक्सराएँ और भी की जा सकती हैं। ये मसलन जो अभी पॉइंट आया कि फरो लेवलिंग के, ये अगर ऐसी सूरत हाल हो तो बजाय इसके कि जो आपकी सॉइल की डिस्टर्बेंस है उसको डिस्टर्ब करके ज़मीन को लेवल किया जाए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ जो खेली वाली जगह है उसको लेवल कर लें, बाकी ज़मीन को डिस्टर्ब ना करें? और खेली वाली अगर जगह ज़ीरो लेवल कर लें या वो लेज़र लेवल कर लें जहाँ पे हमारी खेली बनी है, या खेली जो इटसेल्फ है उसको ज़ीरो लेवल कर लें, तो बाकी सॉइल को हम डिस्टर्ब ना करें, ताकि जो हमारा टॉप सॉइल है वो डिस्टर्ब ना हो। और ये मुमकिन है। और अगर 1 फुट का भी फ़र्क है ज़मीन में ऊंची नीची का, तो फिर भी हम इस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर हमें फिर वो ऊंची जगह का खेत अलहदा बनाना पड़ेगा। इसके बाद है हमारा जो स्प्रिंकलर, यानी कि स्प्रिंकलर या बारिश के एक तो कुदरती बारिश है, बारिश का निज़ाम है। और फिर उसके बाद ड्रिप इरिगेशन है और सब सरफेस इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन आप जानते हैं, सब सरफेस इरिगेशन ये होती है कि हम
9-10 इंच की एक छोटी सी ट्रेंच बना के उसमें पाइप जो है दबा देते हैं नीचे, और वो पाइप जो होता है पोरस होता है, वो उसमें मसाम होते हैं, वो ऐसा ऐसा पानी उसमें से रिसता रहता है, और इसको हम सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। ये सारे प्रेशराइज फ्लो सिस्टम है, यानी कि आपको पंप के ज़रिए प्रेशर बनाना पड़ता है। मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन की कई किस्में आ गई, सेंट्रल पिवट से शुरू हुआ, फिर लेटरल सिस्टम आया, फिर छोटे स्प्रिंकलर आए छोटे। तो ये बेसिकली पीछे से पंप करके प्रेशर, और फिर उसको आप स्प्रिंकलर करते हैं। और ये ग्रेविटी फ्लो के बाद जो प्रेशराइज फ्लो इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुए, इनकी मेन 2 वजूहत थी, या 3 समझ लें आप। एक तो था कि ऐसी ज़मीनें जो लेवल ही नहीं हो सकती, और वो ज़्यादातर ज़मीनें बारिश के ऊपर ही उनका इन्हिसार था, और बारिश की ही वजह से वो क्रॉप्स लगती थी वहाँ पे। लेकिन बाज़ सालों में वहाँ पे बारिश नहीं होती थी और झील बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती थी। तो उन्होंने कहा कि आर्टिफिशली बारिश करने का कोई निज़ाम बनाया जाए, कि अगर ड्राउट की सूरत हो, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाए, तो हम वहाँ पे उस वक़्त एक दफ़ा पानी का छिड़काव कर दें। तो बेसिकली छिड़काव का निज़ाम है। तो स्प्रिंकलर शुरू हुए, बेसिकली ये रोलिंग लैंड्स के लिए बनाए गए। अब इसमें काफ़ी मसले हैं। एक तो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा इसकी स्प्रिंकलर की, फिर उसकी मेंटेनेंस है, फिर हाई टेक लोगों का स्टाफ की ज़रूरत है, और फिर इसमें एनर्जी की कॉस्ट है। पानी नीचे से आप खींच रहे हैं, फिर आगे पंप लगा के आप धकेल रहे हैं पानी उसमें, सो डबल से भी ज़्यादा आपकी एनर्जी की कॉस्ट आ रही है। यानी कि जितनी नीचे से पंप करने के लिए आ रही है, उससे मेरे ख्याल में डबल मोटर होती है जो धकेलने के लिए होती है। सो 3 टाइम आपकी कॉस्ट यानी कि पंपिंग सिस्टम पे आ जाएगी। और उसके बाद फिर जब पानी आप ख़ास तौर पे ज़्यादा वेदर जो जहाँ पे हार्श होगा, वहाँ पे जब आप करेंगे, तो जो फुवारा है ये मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स बना रहा है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट साइज़। एक ही साइज़ के ड्रॉपलेट्स नहीं होते, कोई बहुत बारीक बन गया, कोई बहुत मोटा बन गया, कोई दरमियाना बन गया, कोई, यानी कि डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल उसने स्प्रिंकल किए। जो तो बहुत बारीक है वो तो हवा में रह जाए, हवा में उड़ गया, नीचे पहुंचा ही नहीं। और जो बहुत मोटा है वो नीचे गया, एंड कुछ दरमियानी सूरत में वो भी नीचे गया, लेकिन आगे फिर देखने वाली बात होती है कि आगे नीचे क्रॉप कौन सी है। अगर बहुत ही कोई नाजुक क्रॉप है तो आप मोटे साइज़ के ड्रॉपलेट्स उसमें बोरियां कर देते हैं पत्तों में, और उसको नुकसान करते हैं। तो ये डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स हैं, वो डिफरेंट, और ये साइट स्पेसिफिक होते हैं। आप यहाँ पे तो एक ऐसी हमने आदत बना ली है कि जी ड्रिप इरिगेशन तो सारा हुआ, फार्मर्स ने शुरू कर दिया जनाब, ड्रिप 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 हो गई, सब्सिडी मिल रही है जी। वो सब्सिडी इस तरह मिलती है कि सारी जो सब्सिडी है वो सप्लायर्स खा जाते हैं, और जो फार्मर तक वो शायद मार्केट से भी ज़्यादा प्राइस का उनको वो इरिगेशन सिस्टम पड़ता है। सो ड्रिप का लालच दे के फार्मर्स को बागात के हैं उसमें ड्रिप लगवा दी, और वो ड्रिप को चलाना आसान काम है, उसके और बहुत सारे मसाइल हैं, और उसकी यानी कि एक तो सप्लाई सिस्टम का जो मसले हैं उसके अलहदा हैं, और फिर सॉइल के अंदर जो उसका निज़ाम है, जब भी इरिगेशन सिस्टम चेंज करते हैं तो प्रोडक्शन सिस्टम चेंज हो जाता है, ज़मीन का जड़ों का निज़ाम चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसको मैं थोड़ा आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पे हम ये टच कर रहे हैं कि कितने डिफरेंट तरीके हैं पौधों तक पानी पहुँचाने के। अब इसमें हमारी जो रिलायंस है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बारिश के पानी को संभाला जाए किसी तरीके से, और बारिश के पानी में अगर कोई कमी आती है तो उसको ड्यू से, यानी कि ओस से, और ह्यूमिडिटी इन द एयर जो है उससे मैनेज किया जाए। और ऐसी सूरत हाल में हम काफ़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं कि हम इरिगेशन के बगैर
यानी कि इरिगेशन जो होती है कि जो आप किसी भी तरीके से पानी लगाते हैं उसको हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन के बगैर हम किस तरीके से क्रॉप्स को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इसमें हम कामयाबी हासिल कर, इसकी ज़रूरत है हमें। एक तो रोलिंग लैंड्स के लिए, और दूसरा जिस तरह कह रहे थे डॉक्टर साहब कि हमें जहाँ पे स्लाइन द सोडिक सॉइल्स हैं और पानी के मसले ज़्यादा हैं, उन एरियाज़ में कैसे इसको मैनेज किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस निज़ाम को समझें और समझ के फिर इसको छोटे पैमाने पे शुरू करके आगे लेके चलें। पानी की मूवमेंट आप देखिएगा कि जहाँ किस तरीके से होती है, ये आप नीचे पिक्चर में देखेंगे तो टाइम फ्रेम के हिसाब से किस तरीके से पानी की बड़े पार्टिकल्स में ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट होती है, छोटे पार्टिकल्स में कम होती है। और उससे इसी तरीके से ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ब्लू लाइंस को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पानी जो है किस तरीके से आगे मूव करता है। ये बहुत ही बारीक पार्टिकल्स में पानी किस तरीके से मूव करता है और मोटे पानी से कैसे करता है। अब हार्ड पैन का अक्सर यहाँ पे जिक्र आता रहता है, तो ये एक पिक्चर बड़ी एलेबोरेट करती है हार्ड पैन को कि ऊपर वाली 4-5-6 इंच जो मट्टी है उसको कल्टीवेटर से या हल वल चला के हम करते रहते हैं। ख़ास तौर पे जो कल्टीवेटर है उसका एक्शन ऐसा है कि वो नीचे ज़मीन जो है उसको सख्त करता जाता है। एक तो ट्रैक्टर का पेनोमेटिक टायर जो हवा से भरा हुआ है वो बहुत ज़्यादा कंपैक्शन करता है, और फिर जो कल्टीवेटर है स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर जिसके ऊपर स्प्रिंग लगे होते हैं, वो नीचे इस तरह है कि जिस तरह अगर कुत्ता कहीं पे नौंदरे मार के खुदाई शुरू कर दे तो नीचे ज़मीन जो है वो सख्त हो जाती है। ये हमारा ये नौंदरे मारने वाला जो हल है ये नीचे ज़मीन को सख्त करता जाता है और हार्ड पैन क्रिएट करने का सबसे ज़्यादा मूजब ये बनता है। उसके नीचे फिर ज़मीन नरम आपकी आ जाती है। ये नॉर्मली 6-7 इंच से शुरू होकर कोई 15, 16, 17, 18 इंच तक ये एक आपकी हार्ड पैन की सरफेस है, और यहाँ पे इसमें ना पानी नीचे जाता है और ना ही हवा इसमें रहती है। पानी नीचे जाने की, सिर्फ पानी ऊपर ही रहता है। दैट मीन्स कि पानी जज़ब करने की सलाहियत आपकी सिर्फ इतने एरिए में रह गई। और दूसरा ये कि यहाँ पे फिर एनारोबिक ऐसे बैक्टीरियाज, नेमाटोड्स और ऐसी चीज़ें डेवलप हुई जो पौधों को नुकसान पहुँचाती हैं। और पीछे नीचे वाली और जो यानी कि एक्वाफायर्स हैं, हमारे ज़मीन का पानी है, वो भी रिचार्ज ना हुआ। यानी कि हम पानी निकालते तो जा रहे हैं, कितने साल और निकालेंगे? पानी 20 फुट से हम 200 फुट पे ले गए या बाज़ का इससे भी ज़्यादा ले गए हैं, तो उसको रिचार्ज कौन करेगा? वो तो करोड़ों लाखों सालों में रिचार्ज हुआ पानी। अब हमने जो निज़ाम बनाया उसमें पानी तो रिचार्ज हो ही नहीं रहा, पानी तो इस हार्ड पैन से नीचे जा ही नहीं रहा, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से नीचे होता जाएगा। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे 1200 फुट पे चला गया पानी, कहीं पे चला गया। तो ये सारा निज़ाम हमें इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सो ये हार्ड पैन, तो ये पानी के बारे में मैं आपसे बात कर। सो प्लांट अपटेक्स फ्रॉम ट्रांसपायरेशन, और उसके लिए या पानी ऊपर ट्रांसपरेशन से जड़ों से लेता है ऊपर जाने के लिए, या नीचे पानी या वेपरेशन होती है। तो ये एक स्लाइड है जिसको आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें, ये आपके बहुत काम आएगी। पौधा जो है इसकी जड़ें जो हैं ये दो तरह की हैं। एक रूट नेट्स को बोलते हैं, यानी कि बहुत ही बाल बराबर बारीक जड़ें होती हैं जो कैपिलरी एक्शन का काम करती हैं। ये कैपिलरीज डेवलप करती हैं और पानी अंदर सक करती हैं। ये बहुत ही हेयरलाइन रूट्स होती हैं। और दूसरी मोटी जड़ें होती हैं जो एंकरिंग का काम करती हैं, यानी कि पौधे को खड़ा रखने का काम करती हैं, उसको ग्राउंड करती हैं। ये जो हैं, सो दोनों चीज़ों में फिर पानी ऊपर जाके सक्शन करता है, और सक्शन करके कैपिलरी, और फिर ऊपर सक्शन की वजह से ऊपर से पानी उठता है, और उड़ने की वजह से सक्शन होती है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है। और ये पानी जो है ज़ाहिर है इसमें मिनरल्स शामिल होते हैं, और ये पानी जो है सिर्फ पिकअप ट्रक है, एक पिकअप वैन है जो यहाँ से अपने अंदर मिनरल्स को हल करती है और ऊपर से उड़ जाती है, और मिनरल पौधे के अंदर रहते हैं जिसको पौधा फिर CO2 और कार्बन में मिक्स करके अपनी खुराक बनाता है।
सो पानी सिर्फ और सिर्फ कैरियर है। जिस तरह हमारे जिस्म जो है, इसमें खून जो है सिर्फ कैरियर है। हमारा जिस्म खून खाता नहीं है, ना इस्तेमाल करता है। वो खून जो है मैदे से न्यूट्रिशन लेता है, लंग से ऑक्सीजन लेता है और सारे बॉडी सेल्स को दे के फिर रीजुवनेट होने के लिए दोबारा चक्कर लगाता है। तो पानी भी यही, जो जिस्म हमारा के अंदर, खून जिस्म के अंदर ही रहता है, क्योंकि पानी जो है ये भी एक बड़ी बॉडी है, तो ये भी इस तरह ही मूव करता है। बारिश होती है, नीचे पौधे के इस्तेमाल में आता है, बाकी पानी उठता है, फिर दोबारा बारिश होती है। तो ये भी एक सर्कल अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, उसी तरीके से जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर खून गर्दिश का सर्कल है। सो पानी जो है सिर्फ मिनरल कैरियर है। आप इसको, इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। जो पानी का कतरा इस बारीक जड़ से एब्जॉर्ब नहीं हुआ और पौधे के ऊपर से नहीं उड़ा, वो बेकार है, वो हमारे नुकसान पहुंचा के जा रहा है। पानी नुकसान पे ये पानी ज़ाया हुआ, और दूसरा उसने सोल्यूशन को डाइल्यूट किया, ज़्यादा पानी की वजह से सोल्यूशन डाइल्यूट हुआ। सो हमने ज़्यादा पानी से क्या किया कि जो पानी, मसलन ये 1 गिलास पानी है, पत्ते से उड़ रहा है, ये इसको बढ़ा नहीं सकते आप। कैनोपी का साइज़ यानी कि डिटरमिन, या आपको मैं बताता हूँ कि पानी को बढ़ा नहीं सकते। पानी उसने उतना ही पीना है पौधे ने। आप उस पानी का जब फ़र्ज़ किया 1 गिलास है, तो आप उसको कच्ची लस्सी दे दें, खालिस दूध दे दें और अर्ध का दे दें। जितना खालिस चीज़ जाएगी उतनी अपटेक उसकी न्यूट्रिशन की ज़्यादा होगी, मिनरल्स की ज़्यादा होगी, उतना पौधा ज़्यादा आपका सेहतमंद और सब्ज़ शादाब होगा। सो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रॉप प्लांट इज़ इक्वल टू ट्रांसपिरेशन। जितना पानी ऊपर पत्तों से उड़ता है, वही हमारे पौधे की रिक्वायरमेंट है। और इधर उधर से जितना भी पानी उठता है, वो सारा बेकार और ज़ाया और हमारे लिए मुसीबत खड़ी करता है और ख़राबी का बायस बनता है। सो इस मौजूदा जो हमारा इरिगेशन सिस्टम, जिसको फ्लड इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, इसमें 90% या इससे भी ज़्यादा पानी हमारे काम में नहीं आता। 90% या इससे भी ज़्यादा पानी हमारे काम में नहीं आता। 5% बड़ी मुश्किल से, ये भी मैं ज़्यादा छलांग लगा के अब बता रहा हूँ, जो पौधे के इस्तेमाल में आता है। और अगर हार्ड पैन नीचे नहीं है तो 4-5% नीचे चला जाता होगा। सो ये है इस वक्त पानी की डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखें कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये फैसला करते हैं कि पौधे को पानी कितना चाहिए। पहली बात तो यह है कि पौधे की कैनोपी का साइज़ कितना है, यानी कि पूरा पौधा जो है उसके अंदर लीफ सरफेस एरिया कितना है। यानी कि सारे अगर 1000 पौधा है तो हर पौधे का अगर 1 स्क्वायर इंच अगर उसका सरफेस एरिया है, तो उतने 1000 स्क्वायर इंच ऐसा है जो प्लांट कैनोपी का लीफ सरफेस एरिया बनता है। और लीफ सरफेस एरिया जो है उसी से पानी उड़ रहा है। सो जितनी बड़ी कैनोपी होगी, ज़ाहिर है उस हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, या उसमें पत्ते का साइज़ भी है, पत्ते की मोटाई भी है, और ऑफ कोर्स बाकी फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जिसमें हवा में नमी कितनी है। अगर बारिशों का इलाका, मानसून का ज़माना है, तो हवा में नमी इतनी है कि पानी उठता ही नहीं है। आप कपड़े धो के बाहर डाल लें तो 4 दिन तो कपड़े नहीं सूखते। सो पानी की वेपरेशन मानसून में बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि ह्यूमिडिटी इन द एयर जो है वो डिटरमिनिंग फैक्टर है। कैनोपी के बाद हवा में नमी कितनी है वो फैसला करती है कि कितना पानी उड़ेगा। उसके बाद टेम्परेचर ज़ाहिर है, एम्बिएंट टेम्परेचर, अगर 30 डिग्री पे पानी कम उड़ेगा, 20 डिग्री पे उससे कम उड़ेगा, 40 पे चल जाएगा अगर दर्जा हरारत तो फिर ज़्यादा, क्योंकि पानी 2 काम कर रहा है। एक तो मिनरल ऊपर लेके जा रहा है और दूसरा पौधे को ठंडा रख रहा है। जिस तरह ऐसे ही है कि जब हम कहीं धूप में गर्मियों में जाएं तो पसीना आता है हमें, और पसीने क्या है, पसीना हमारे जिस्म का टेम्परेचर या हमारे जिस्म को कूल डाउन करने के लिए आता है। क्योंकि कुदरत का निज़ाम है कि जब भी लिक्विड कोई गैस में कन्वर्ट होता है वहाँ पे ठंड पैदा होती है। जितने एयर कंडीशनर हैं, जितने आपके फ्रिजेज़ हैं, ये इसी कानून, इसी
फार्मूले के ऊपर अमल करते हैं। वो वहाँ पे गैस को इस्तेमाल करते हैं, कंडेंस करके फिर उसकी इवेपोरेशन कराते हैं, और उस इवेपोरेशन से जो कूलिंग इफेक्ट आता है वो पंखे के ज़रिए आपके कमरे में या आपकी फ्रिज में लेके आते हैं। पौधा भी अपनी बहुत ही गर्मी जब होती है तो आपने आपको कूल डाउन करने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए पानी की इवेपोरेशन ज़्यादा कर लेता है। एयर वेलोसिटी, हवा अगर ज़्यादा तेज़ी से चल रही है उड़ाएगी वो, और ये 4 फैक्टर्स हैं जो पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है उसको डिटरमिन करते हैं, पानी कितना ऊपर चढ़ेगा। अब अगर ओपन सरफेस में अगर तो आप ग्रीन हाउस वगैरह में हैं तो और कंडीशंस है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है जिस तरह यहाँ कमरे में क्रिएट किया हुआ है। लेकिन ओपन फील्ड में जब हम लगाते हैं तो ये 3 फैक्टर जो हैं यही आपकी फैसला करते हैं कि पानी की अपटेक कितनी हो रही है। उसमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर फ्लो, और ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं हम इसको कंट्रोल या मैनेज नहीं कर सकते। इफ़ प्लांट कैनोपी इज़ रिड्यूस्ड, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक गिमिक चलते रहते हैं जी ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटी हमने निकाल ली है जिसको पानी की रफ्तार कम है। भाई पानी तो एक पिकअप ट्रक है, अगर आपने ट्रक का साइज़ को छोटा कर दिया तो जाहिर है पानी भी उतना कम जाएगा। पानी कम जाएगा तो फिर उसकी उतनी पैदावार, न्यूट्रिशन लेवल कम होगी, उतनी उसकी यील्ड कम हो जाएगी। तो ये जो है ये गलत यानी कि ये लॉजिकल बात नहीं है कि हम पत्तों की साइज़ को रिड्यूस करके अगर पानी की अपटेक कम करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है आपकी यील्ड पे आएगा। तो ये पानी के बारे में ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है। अब अल्लाह ताला ने क्या किया है, अल्लाह ताला ने हर पौधे के पत्ते का साइज़, उसकी शक्ल सूरत और उसकी तादाद वो मुख्तलिफ रखी। हर नस्ल का जो पौधा है उसका साइज़ डिफरेंट है, उसकी पत्तों का साइज़ डिफरेंट है, उसकी शक्ल सूरत डिफरेंट है, और इसलिए कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, बेस्ट ट्रांसपरेशन लेने के लिए वो पौधे डिज़ाइन किए गए। अब ये लेफ़्ट साइड पे जो चावल का पौधा है, अगर चावल को ज़्यादा चाहिए होता तो उसका पत्ता क्यों अल्लाह ने बारीक बनाया भाई? पत्ता तो बारीक इसलिए बनाया कि इसको पानी की ज़रूरत ही नहीं है, ये सर्वाइव कर सके। यानी कि अगर आप जहाँ पे बारिशें कम होती हैं या पानी के वसाइल कम है वहाँ के पत्तों को देखें तो पतले होंगे। खजूर का पत्ता देख लें, अभी जितने भी डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके पत्ते बारीक होंगे, चौड़े पत्तों वाली आपको शायद ही कोई चीज़ वहाँ पे मिले, लेकिन उनकी थिकनेस ज़्यादा होगी ताकि पानी को ज़्यादा अरसे के लिए अंदर रिटेन कर सकें। लेकिन चावल का पौधा का पत्ता भी मोटा नहीं है और बारीक भी है। दैट मीन्स कि सबसे कम पानी की ज़रूरत इसको है। आगे मैं जाके बताऊँगा इसका। और फिर इसको पैदा उस वक्त किया गया जब ह्यूमिडिटी का लेवल ही बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऐसे वक्त में फसल चावल की होती है जब मानसून हो रही होती हैं और ह्यूमिडिटी का लेवल 80% से ऊपर होता है, तो ट्रांसपायरेशन तो हो ही नहीं रही, ऊपर से पत्ता छोटा है, तो उसकी पानी की क्या ज़रूरत है भाई। ये इसके ऊपर फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन ये बेसिक आपको नॉलेज है कि पौधे की ज़रूरत के मुताबिक और उस कंडीशंस के मुताबिक जिस कंडीशंस के लिए उस पौधे को अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया, उस हिसाब से अल्लाह ताला ने पौधे की चौड़ाई, मोटाई, तादाद और साइज़ को मुकर्रर किया और वो पौधे का साइज़ बना है इसका। अब इरिगेशन सिस्टम जो है, हम सारे हर वक्त इरिगेशन की जनाब पानी किस तरह लगाना है, इरिगेशन कैसे करनी है। भाई इरिगेशन तो तब चाहिए कि हमें अगर पानी को ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमने कहा कि ये चक्कर क्या है भाई, हमें तो ज़मीन को में नमी को बरकरार रखना है, हमें तो पानी इसके अलावा चाहिए ही नहीं है। अगर नमी हम किसी तरीके से बरकरार कर लेते हैं तो हमें इरिगेशन की क्या ज़रूरत है। तो इसको जब स्टडी शुरू की तो अब पहले देखें कि फ्लड इरिगेशन इस तरीके से हो रही है, उसके बाद ये फरो इरिगेशन, ये भी अर्ली 70s में मैं इसको सिस्टम को लॉग यहाँ पे किया इंट्रोड्यूस। स्प्रिंकलर ड्रिप आ गए,
कि जी ये एक नई गिमिक आ गई सब्सिडीज़ के चक्कर में और सारा कुछ, विदाउट रियलाइजिंग कि ये यानी कि नहरी इलाकों में जो फसलें हैं या बागात लगे हुए हैं वहाँ पे भी ड्रिप भेज दी, फार्मर को गिमिक दे के, फार्मर को चक्कर चला के लोगों में ड्रिप भेज दी, और साल 6 महीने बाद वो ड्रिप के पाइप जो हैं उससे ट्रैक्टर धुल रहे हैं और वो खेत में काम नहीं कर रही। सो ये फिर रेस बेड का इरीगेशन सिस्टम जो है ये 2008 में हम लेके आए और इससे फिर बेहतरी आई। तो ये पीरियोडिकल सिस्टम है हमारा कि जी हफ्ते बाद पानी, तो हफ्ते बाद पानी लाना, 15 दिन पानी लाना, वारी मेरी फलानी तरीक में ये पानी लाना। अब ये नहीं देखना कि पानी मांग रही है फसल, ज़मीन पानी मांग रही है कि नहीं, हफ्ते बाद पानी लाई जा रहे हैं, सो दबाई जा रहे हैं सारे काम को। यानी कि ये जो पीरियोडिकल इरीगेशन सिस्टम है इसको हमें ज़हन से निकालना पड़ेगा। ये कोई सिस्टम नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने सॉइल के अंदर नमी का चेक करना है कि नमी नहीं कम होने देनी। जिस तरह मैंने 25% कहा कि 25% मॉइस्चर कंटेंट सॉइल के अंदर मेंटेन, अगर इसके जितना करीब रखेंगे उतना पौधा भी सेहतमंद रहेगा, पानी का ज़ाया भी नहीं होगा, माइक्रोब्स और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सही सलामत ज़िंदा कंडीशन में रहेंगी। तो फिर ये हमने ये जो सॉइल मॉइस्चर मैनेजमेंट सिस्टम का नया एक रजीम दी, नई थ्योरी दी, नई फ़िलासफ़ी दी कि हमने इरिगेशन नहीं करनी भाई, हमने तो देखना है कि ज़मीन में 25% नमी हमने मेंटेन करनी है। वो नमी जब ड्रॉप होती है तो पानी हल्का सा लगा दें नमी पूरी करने के लिए, वो उसको हो सकता है 2 महीने लग जाएं, हो सकता है 5 दिन बाद ही उसकी आपकी ज़रूरत पड़ जाए। सो पीरियोडिकल जो सिस्टम है इरिगेशन का उसको अपने जहन से निकाल के हमने सॉइल वाटर या सॉइल मॉइस्चर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर हमने जाना है। और अगर मल्च ऊपर पड़ी हुई है तो फिर आप अंदाज़ा कर लेंगे पानी की तो वेपरेशन लॉसेस ही बहुत कम है। सॉइल मॉइस्चर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। सो ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। अब जब हमने एनालिसिस किए कि पानी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी, ट्रांसपोर्टेशन किस फसल की क्या है, तो ये सारा इसमें डेटा दिया गया है कि अगर हमने गंदम लगानी है तो 16 एकड़ इंच पानी हम नॉर्मली गंदम के लिए देते हैं, जो इतने क्यूबिक मीटर बनता है और इतने 1.6 मिलियन लीटर्स बनता है। अगर हमारी यील्ड जो है 1400 किलोग्राम है तो पर लीटर यानी कि पर किलोग्राम 1175 लीटर हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्लाइड आप देख रहे थे, इसमें मैं पहली लाइन जो वीट वाली है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि 16 एकड़ इंच पानी और ये अगर 1400 किलोग्राम हमें यील्ड लेते हैं, 3 दफ़ा पानी लगाते हैं, जो कि वैसे 4 दफ़ा लगाया, यहाँ पे कंजर्वेटर किया है। 1175 लीटर पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलो गंदम पैदा करने के लिए। सो इसी को अगर हम अपने सिस्टम पे जाते हैं तो ये पानी हम ड्रॉप करके 220 लीटर पे, यानी कि सिर्फ 19% हम पानी यूज़ करेंगे, यानी कि 81% पानी की हम यहाँ पे सेविंग कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से बाकी क्रॉप्स है, लोग यहाँ पे कहते हैं जी कि शुगर केन जो है वो सबसे ज़्यादा पानी और चावल सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है, तो इसकी ज़रा ये लास्ट कॉलम देखें, सबसे कम पानी अगर हम सही तरीके से ग्रो करें तो शुगर केन इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से सबसे कम पानी वो आपका चावल इस्तेमाल करता है। सो roots work in two ways: osmosis process to uptake water that transpires from leaves and filter undesirable segments from the water। ये रूट्स की जो कैप्स होते हैं, रूट कैप जहाँ से जड़ का सिरा शुरू होता है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि वो फिल्टर करता है। यानी कि ऐसी, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि अगर सॉल्ट पानी में ज़्यादा होगा तो उसकी फिल्ट्रेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस से उसको बाहर निकालेगा पानी को, और उतनी मिकदार, उतनी कंसंट्रेशन का पानी ऊपर लेके जाएगा जितना पौधे की ज़रूरत है।
लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी से जो सॉल्ट्स ज़्यादा होंगे, यानी कि जो TDS है वो ज़्यादा होगा, तो वो पानी की इन्फिल्ट्रेशन रुक जाएगी उसकी, और पानी की कमी की वजह से पौधा जो है वो डिक्लाइन पे चला जाएगा, यानी कि पानी की अपटेक ही नहीं हो रही, और उसकी वजह से ये होती है कि पानी जो ये रूट की कैप है ये अंदर ही नहीं जाने देती इतनी कंसंट्रेशन का पानी। सो इसलिए ये मसला खड़ा होता है। Water uptake by plants depends on the density of water mineral solution, plant structure and ambient conditions. The plant's water uptake depends on its transpiration, which depends on osmosis and therefore on the concentration of dissolved matters in both the soil and the plants. The plant does this with inverse osmosis, या रिवर्स ऑस्मोसिस या इन्वर्स कह सकते हैं आपको। ये मेरी इंग्लिश जो है, मेरी मैडम यहाँ पे बैठी हुई हैं वो दुरुस्त करती रहती हैं, सो मैं रिवर्स कहता था, इन्होंने कहा नहीं जी इन्वर्स इज़ अ बेटर वर्ड, सो इन्होंने चेंज करके रिवर्स की बजाय इन्वर्स कर दिया। विच द ट्रिप ऑफ द रूट्स कैन डू, दिस इज़ necessary because the plants also need to transpire the water to cool the leaves. If reverse osmosis inverse osmosis were not possible, then the plants would get a too high concentration of minerals. So ये एक कुदरती निज़ाम है। मैं आपको यहाँ पे एक मिनट के लिए, ये ख़ातून हैं, ये हॉलैंड से यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, मैरियन इनका नाम है। ये इन्होंने हमें नेट पे देखा और देखा कि हालांकि हॉलैंड बहुत ही हाई टेक है इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, और ये नेचुरल एग्रीकल्चर को यहाँ पे सीखने के लिए आई हुई हैं। ये मुझे हम कुछ किताबें भी लिख रहे हैं, कुछ और जो मटेरियल से लिख रहे हैं, तो ये मुझे असिस्ट करती हैं उसमें, और ये वॉलंटियर हैं, कोई ये अपने पैसे से यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, और ये कोई किसी किस्म की सैलरी हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते खैर, तो वो ये सारा कुछ खुद मैनेज कर रही हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैरिन आपका कि जनाब आप मुझे सपोर्ट करती हैं, इतना इनकी में डेडिकेशन है कि घर बार फैमिली सब लोगों को छोड़ के यहाँ पे एक कॉज के लिए यहाँ पे आई हुई हैं।